हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइफ के मेंटेनेंस पर। देखिए, मेंटेनेंस केस जो वाइफ होती है वो फाइल करती है जनरली 125 सीआरपीसी में, या फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस क्लेम करती है, या फिर अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा होता है तो उसके अंतर्गत सेक्शन 24 HMA की एक पिटीशन लगा के आपसे मंथली मेंटेनेंस क्लेम करती है। अब दोस्तों, ये तीन तरीके हैं। आप जनरली इन तीन तरीकों से ही वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, या कई बार ऐसा होता है कि 125 भी है, डीवी भी है और आपका 24 HMA भी है, मतलब तीनों ही जगह उसने मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि सर, वो अपने आप घर को छोड़ करके गई है, मैंने तो निकाला नहीं, या फिर वो खुद मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं, या उसके जो माता पिता हैं उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और हमसे कई ज़्यादा वो रिच हैं, तो ऐसे केस में मैं क्यों मेंटेनेंस दूं। देखिए, आज के समय ये सारी चीज़ें निराधार हैं। यदि आप ये कहते हो कि उसके माँ बाप पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो पढ़ी लिखी है, जनरली कोर्ट किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करता इंटरिम मेंटेनेंस पर। यदि आप ये समझते हैं कि आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो जॉब करती है और आपके पास उसके प्रूफ है, तो उसको लगा दो। अभी एक मामला आया था जहां पर जो हस्बैंड था उसको ये कहा गया कि भाई, आप जो ये अपना WS फाइल कर रहे हैं, जो अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी का एफिडेविट लगा रहे हैं, इसके साथ प्रूफ मत लगाओ। देखिए, सारे प्रूफ तो आपको नहीं लगाने, लेकिन यदि पत्नी आपकी अडल्ट्री में है और उसके कुछ प्रूफ आपके पास है, या आपकी पत्नी जॉब करती है और उसके कुछ प्रूफ आपके पास है, उसकी सैलरी के, उसकी इनकम के कुछ प्रूफ है, तो डेफिनेटली वो आपको स्टार्टिंग में ही फाइल करने हैं। अपने WS के साथ फाइल कीजिए या अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के एफिडेविट के साथ फाइल कीजिए। बाद में फाइल करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। यदि एडल्ट्री के बेस पे आप ये कहते हैं कि भाई मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, तो वो आपको पहले देना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि वो जॉब करती है या उसकी किसी भी तरह से कोई इनकम है, तो वो सारे प्रूफ आपको स्टार्टिंग में ही देने पड़ेंगे, ताकि वो इंट्रीम मेंटेनेंस के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट के सामने लाए जा सकें और कोर्ट को पता चल सके कि ये खुद अर्निंग करती है और उसके बाद भी मेंटेनेंस मांग रही है गलत तरीके से, और आपका इंट्रीम मेंटेनेंस खारिज हो सके। यानी अपने इंट्रीम मेंटेनेंस को खारिज करने के लिए आपको एडल्ट्री के प्रूफ और पत्नी की इनकम, उसकी एसेट्स के जितने प्रूफ हों, वो सब इनिशियल स्टेज पे ही देने हैं। मामले की मेरिट के आधार पर किसने मारा, किसने पीटा, किसने निकाला, ये वाले जो सारे प्रूफ हैं, वो सारे आपको बाद में अपनी एविडेंस की स्टेज पे देने हैं, पहले नहीं देने हैं। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं, सारे एविडेंस या तो पहले ही दे देते हैं, जो गलत हो जाता है। बाद में वो अपने एविडेंस के टाइम पे उनका डिफेंस क्रिएट करके ले आती है। आपको शुरुआत में केवल इनकम से रिलेटेड एविडेंस देने हैं, उसके बाद पिटिशनर यानी लड़की यानी वाइफ के पहले एविडेंस आने देने हैं, उसके बाद जब आपकी डिफेंस एविडेंस पे फाइल लगेगी, बाकी के एविडेंस आपको तब देने हैं। तो इस तरह से आपको इसमें आगे बढ़ना है। और फिर ये भी आता है कि सर, मैं अपने इंट्री मेंटेनेंस को कैसे कम करूं, मेरी तो सैलरी बहुत हाई है। देखिए, आप जो कर सकते हैं, अपनी इनकम जो आपकी आप शो करोगे, कोर्ट जो आपकी इनकम कंसिडर करेगी, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपके ऊपर बंधना है, उतना कोर्ट ने बांध ही देना है। अब आप इसे केवल इसी तरह से कम कर सकते हैं कि यदि किसी तरह पॉसिबल हो, आप अपनी इनकम कम दिखाएं एक्चुअल में, लेकिन फेक इनकम आपको कोर्ट में नहीं दिखानी। उससे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लाइक आपकी सैलरी है 50,000 और आप कोर्ट में दिखाते हैं 30,000, तो गलत है, क्योंकि आपकी सैलरी स्लिप भी वहाँ जाएगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी वहाँ जाएगी, आपकी ITR भी लगेगी, और आप कुछ गलत दिखाते हो तो मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने आपकी सही इनकम वहाँ पर शो कर दी, तो आपके ऊपर वो लोग 340 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और आपको और भी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको जो काम भी करना है वो एक लीगल दायरे के अंतर्गत रहते हुए जो भी आप काम करते हो वो कर सकते हो, लेकिन लीगल दायरे से बाहर अगर आप जाके काम करोगे तो गलत है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई, उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना। अब उनको पता है कि मेरा एक बच्चा है, अगर मेंटेनेंस बन गया इसमें, तो आप ये लगा लीजिए 60-70 हज़ार रुपये मेंटेनेंस बन जाएगा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और किसी भी वाइफ को शादी करने का इतना लाभ मिल रहा है कि 60-70 हज़ार रुपये बैठ के मिल रहे हैं, तो उसको और क्या चाहिए। तो ऐसे केस में मैंने बहुत सारे हस्बैंड ऐसे देखे जो जॉब ही छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं भी भूखा मरूंगा, ये भी भूखी मरेगी, मैं किस बात का पैसा दूँ। और ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए जो मुझे मिल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिल रहे। इस 2 लाख रुपए के लिए मुझे सुबह से शाम तक अपनी ऐसी तैसी करवानी पड़ती है, 10 लोगों की बात सुननी पड़ती है, कमर तुड़वानी पड़ती है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं सिस्टम पे, तब 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये किस बात के मैं इतने 60-70 हज़ार रुपये दूँ, जब खुद की गलती से जाके रह रही है। ठीक है, कोर्ट उस बात को नहीं मानता, नहीं कंसिडर करता, नहीं देखता आज के समय, लेकिन रियलिटी तो यही है, सच्चाई तो यही है। तो फिर ऐसे में मैं क्यों मेंटेनेंस दूँ। तो ऐसे में मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे जो अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं, कहते मैं करता ही नहीं कुछ, ले मेंटेनेंस ले ले। और जब वहां पर उसका अपना रिप्लाई देते हैं तो यही देते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास जॉब नहीं है और मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूं, जो कि एक सत्य बात होती है, एक्चुअल में उनके पास जॉब नहीं होती। ठीक। अब ऐसे में क्या है कि कोर्ट किसी भी तरह से उनसे पैसे की वसूली नहीं कर सकती। अब एक बेरोजगार आदमी है, अनएम्प्लॉयड आदमी है, तो क्या करेगी कोर्ट। कोर्ट मिनिमम मेंटेनेंस ही बांधेगी। मिनिमम मेंटेनेंस कितना होगा, पत्नी का 5 हज़ार, बच्चे का 5 हज़ार लो, 10 हज़ार रुपये महीना ले लो।
यही तो होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। आप अपना कुछ और अदर काम करके अपना काम चला सकते हो, लेकिन अगर इनकम का इतना बड़ा पार्ट देना पड़े, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो झूठे मुकदमे आपके ऊपर कर रहा है और उसके बाद लाभ उठा रहा है और कोर्ट के बाहर जाकर के आपको ठेंगा भी दिखा रही है, हंस भी रही है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ तो यही मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है कि क्यों देना। ठीक है, हम भी लाचारी में जीते हैं, तुम भी लाचारी में जियो फिर। लेकिन किया तो लीगल दायरे में है बंदे ने, जिन्होंने भी ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी, तभी उन्होंने दिखाया मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जॉब है और आप झूठ बोल रहे हो तो ये गलत है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या तो फिर। तो आप इस चीज़ को सोचिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे पास जॉब भी है, मेरी इनकम भी है, मैं कोर्ट में शो भी करूंगा और मेंटेनेंस ना लगे, ये आज के समय पे नहीं होने वाला है। ये गलतफहमी बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। और मेंटेनेंस केस में होता यही है, इनिशियली जो पति आता है अपने कुछ प्रूफ लेकर के बड़ा जोश के साथ कि भाई मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, मेरे पास तो ये प्रूफ है, बोला भी आपको ये जाता है, अरे ठीक है सब हो जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस का ऑर्डर हर मामले में हो जाता है लगभग। बहुत ही रेयर इक्के दुक्के मामले होते हैं जहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि नहीं हुआ, अदरवाइज हर मामले में मेंटेनेंस लगता है। तो इसलिए जब हमें ये चीज़ पता है तो बिना मतलब झूठे वादों से प्रेरित होकर के अगर आप आके बढ़ोगे कि नहीं भाई मेरा तो मेंटेनेंस नहीं बनने वाला, तो भैया बहुत बड़ा झटका लगता है। तो उस चीज़ के लिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहो और अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ो, और ये सोचते हुए कि हाँ प्रैक्टिकल ये चीज़ तो है ही, अब इसको हैंडल करना है, तो फिर आप एग्जैक्टली हैंडल कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।